हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप निश्चित रूप से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अब जो है आगे आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फर्स्ट चैप्टर है चार्जेज एंड फील्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें हम लोग आज क्या क्या देखेंगे इसको देखें। कुछ तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कोई अलग अलग स्टूडेंट जो हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में इत्यादि जैसे भी पूछे हैं। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, वो कुछ और अदर प्रॉब्लम्स बतलाएंगे और लास्ट में आपको सिखाएंगे हाउ टू रिवाइज दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर को रिवाइज कैसे करें। देखो, हमेशा ये कहा जाता है ना कि जितना कमाना ज़रूरी है उस कमाई को कैसे सही ढंग से यूटिलाइज करना है वो जानना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मान लो तुम खूब मेहनत करके पढ़े लेकिन जो भी बात पढ़े एग्ज़ाम तक वो तुम्हारे पास रहता ही नहीं है तो फिर मीनिंगलेस हो जाता है ना। तो वो सब भी बात सिखाएंगे कि कैसे आप पढ़ें तो ज़्यादा दिनों तक बात को याद भी रखेंगे और उसके कारण आपको जीवन में बहुत अच्छा सफलता भी मिले, है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग कुछ एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आइए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन पूछे, पहले हम नंबर ही लिख देते हैं। 1.28 पूछे, 1.29 पूछे, 1.33 पूछे और 1.33 और 1.34 एक ही पर बेस्ड है ना। तो वैसे तो आपके बोलेंगे कि लिंक में जो है ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन को दे देंगे, लेकिन होता क्या है ना कि कोई भी बुक्स वगैरह में सॉल्व वगैरह भी किया हुआ रहता है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह किसी चीज़ से रह जाता है। तो कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट करके बोले कि सर आप जो है ना खुद से ये सब क्वेश्चन ज़रूर बताइए। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन भी बेहतर है, बताना उचित भी है। तो अगर आपके पास बुक है तो बेहतर है कि आप बुक को निकाल लें और क्वेश्चन को देखें। वैसे तो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ही। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हॉलो कंडक्टर है, ठीक ना। ये कंडक्टर है, बीच में कैविटी खाली स्पेस है, इसको कंडक्टर ए बोला है। कह रहा क्वेश्चन में कि इस कंडक्टर को हम लोग क्यू चार्ज दे दिए। देखो ध्यान से, क्यू चार्ज दे दिए तो ये याद रखना है कि कोई भी कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी ये चार्ज जो है आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या आपसे अगर कोई ये पूछे कि क्या ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बोलेंगे कि नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो कि नहीं हो ये बात हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, रेगुलर शेप रहे ना, स्फीयर रहेगा तो अब वो तय है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। इरेगुलर शेप होगा ना तो हम लोग आगे जानेंगे कि जहाँ पे पॉइंटेड एंड रहता है, कॉर्नर जैसा बना रहता है, वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इतना जानो, चार्ज जो भी देंगे वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप प्रूफ करके बतलाइए कि इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी डायरेक्ट लिखना नहीं है, प्रूफ करना है कि अगर इस कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो प्रूफ करें कि वो चार्ज जो है आउटर सरफेस पे ही होगा। ठीक, अब इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे। इतना तो ऑलरेडी बताए हुए हैं कि मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अगर मान लो हम ये मान करके चलें कि ये जो चार्ज दिए उसके अंदर के पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाएगा तब क्या होगा। मान लो इसी को अगर गलती से हम चार्ज को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसके इनसाइड के भी पार्ट में,
तब अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस लें, क्लोज सरफेस लें, ठीक ना, ये जो डार्क लाइन है ये गॉसियन सरफेस है। तो अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे तो गॉस लॉ तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक ना। इस गॉसियन सरफेस पे अगर गॉस लॉ यूज करें और इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बोलो तो क्या इसके अंदर में चार्ज जीरो है? तो इस फिगर के अनुसार तो चार्ज जीरो नहीं है। तो अगर चार्ज जीरो नहीं है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड गारंटी है जीरो नहीं है। लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं, बट वी नो दैट, ठीक ना, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैट में कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो सोचो एक मिनट के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ हम जीरो लिख देते, पूरा जीरो हो गया। तो देखो अब इसी को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, जीरो इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या कहना चाह रहा है जी? तो कह रहा है चार्ज इनसाइड शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। इसका मतलब कि अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी बोलेंगे दैट इज टोटल चार्ज will appear on the surface of conductor, surface of conductor। समझ पाया क्या? देखो जी, ये हम मैथमेटिकली प्रूफ कर दिए। वैसे जनरली जो है ना तुम्हारे आंसर में एनालिटिकली ही लोग लिख देता है, लिटरेचर में ही लिख देता है, ऐसे प्रूफ नहीं करता। हम यहाँ पे मान लिए कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तब चार्ज इनसाइड क्या होना चाहिए? जीरो। समझ गए? यानी कि हम ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल कंडक्टर के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होगा तब कंडक्टर के अंदर गारंटी है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब देखो, अगर इस तरह से एग्जाम में नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो कि अगर हम लोग मेटल के इनसाइड में गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो उस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, मतलब उसके इनसाइड में चार्ज जीरो होगा, और इनसाइड में चार्ज जीरो होगा, इसका मतलब टोटल के टोटल चार्ज कहाँ अपीयर होगा? आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किए हैं। नोट करते समय याद रखना, इधर से इधर लिखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट में कि पहले से तो इस पर कैपिटल क्यू चार्ज है ही, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े कि वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इसमें कह रहा है क्या कि इस कंडक्टर का जो कैविटी है, अंदर वाला पार्ट है, उसमें एक दूसरा कंडक्टर रख दिए जिसके पास जो है चार्ज मौजूद है प्लस क्यू। ठीक ना। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज क्यू इंसर्टेड इनटू द कैविटी इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। ठीक है, कह रहा सो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। देखो बस केवल क्वेश्चन समझ लो, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाना नहीं। कह रहा यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखती है, इसको कंडक्टर बी बोला है। मान लो बी कंडक्टर के पास जो है ना चार्ज प्लस क्यू है। तो याद करो, इंडक्शन पढ़े हुए हो, लाइन्स ऑफ फोर्स इससे निकलेगा ना, तो यहाँ होगा माइनस क्यू चार्ज और यहाँ होगा प्लस क्यू चार्ज।
है ना। इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज, अब बाहर वाले इंडक्शन इफेक्ट के कारण होगा। तो इसमें अब प्रूफ क्या करना है, टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस जो है, टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस हो गया Q प्लस Q। देखो क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट भी है, वो थर्ड पार्ट जो है उसको हम लोग वैसे तो इसी बुक में अगले चैप्टर में चर्चा किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, डिफिनीशन भी लिखवा देंगे, पहले उसका मतलब समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एक रीजन ऐसा ऑब्टेन करते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि द फिनोमिनन ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो इन ए रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब समझो इसका मतलब क्या। अगर कोई मेथड से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिए तो उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं। और उसका आसान तरीका क्या है कि जैसे मान लो एक मेटल स्फीयर लिए, ठीक ना, मेटल स्फीयर लिए, हॉलो स्फीयर लिए, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। सपोज करो, मान लो ये दो प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज। इतना तो जान रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, रख दिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करो तो क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी अगर हॉलो कंडक्टर को या मेटल कंडक्टर को रखोगे तो उसके सरफेस पर चार्ज इंडक्शन के कारण, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो माइनस चार्ज इधर, अब प्लस चार्ज इधर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। यानी अगर इस स्फीयर के अंदर का जो भी स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री है। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी अगर कोई ऐसा ऑपरेटस है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से दिक्कत है, बहुत सारा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट होता है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस होने से अपना रीडिंग बदल देता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको बचा करके रखना है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है ना मेटल से कवर कर देते हैं। अब मेटल से कवर कर देंगे तो उसके अंदर वाला जो मेटल का पार्ट होगा वो फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा ना, तो यहाँ ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, जीरो। यानी कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बना ले, उस फिनोमिनन का ही नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो द फिनोमिनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब कि कोई ऐसा मेथड अपनाओ जिससे कि किसी रीजन में फील्ड जीरो हो जाए, तो उस फिनोमिनन का ही नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये कैसे किया जाता है, तो भाई मेटल से कवर अप कर दो और उसके इन साइड में जो है ना कुछ भी वर्क करोगे उस स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला नहीं है। और मेनली इसका यूज होता है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। देखो एक बात जानना, बहुत चीज़ों को एलोब्रेट करके, बहुत ज़्यादा लेंदी करके, जैसे बुक में रहता है ना, बुकिस्ट लैंग्वेज को यूज करने के बजाय कोशिश करना चाहिए कि हम बात को जैसे समझें ना उस तरह से लिखें, सिंपल वे में लिखें, तो उसको ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो चलो ये तो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.28 देखें। इसके बाद भी एक बात बताना चाह रहे हैं। एक तो हम लोग ऑलरेडी गॉस लॉ चैप्टर में पढ़े थे, तो पढ़े थे कि कोई भी कंडक्टर हो उसके नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो हम स्फीयर का ही बात करते हैं, देखो जी एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है,
इसको हम Q चार्ज दे दिए, इसका रेडियस R है। अच्छा, अगर कोई ये पूछता कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, थोड़ा सोचो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा जी। तो चार्ज बाई एरिया Q बाई 4πr², है ना, यही ना होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। हाँ जी, तो क्या होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो ना भाई, याद नहीं है क्या, 1/4πε0 Q/r², ही ना आया था। थोड़ा बढ़िया से देखना, इसी को ऐसे लिख रहे हैं Q/4πr² डिवाइडेड बाई ε0। देखो तो चार्ज बाई एरिया को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी इसको सॉल्व करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई ε0 आया क्या। देखो देखो ये क्या बताया, कह रहा है ना कि कंडक्टर अगर स्फेरिकल शेप का भी होगा ना और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा होगा तो उसके नज़दीक के पॉइंट पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई ε0। एक तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए पढ़ा ही था, जिसमें हम सिखाए थे चार्ज इधर भी डिवाइड हुआ इधर भी डिवाइड हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक लेयर के कारण सिग्मा बाई 2ε0, दूसरे के कारण भी से, और नेट हो जाता था सिग्मा बाई ε0। याद करो, देख लेना उस लेक्चर को गॉस लॉ वाला में। तो देखो तो हम लोग ये सीखे कि कोई भी कंडक्टर हो अगर उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो उसके नज़दीक के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई ε। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 1.29 जो प्रॉब्लम है ना इसी पर बेस्ड है। तो पहले जो है इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर 1.29 को बतलाते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1.29 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बढ़िया से सीखना इसको। कह रहा है क्या कि एक हॉलो स्फीयर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका सिग्मा। देखो अगर कंप्लीट हॉलो स्फीयर हो तो इतना मालूम है ना कि तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नज़दीक के पॉइंट पर अभी बतलाए हैं सिग्मा बाई ε0 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कैविटी है, मतलब इस हॉलो स्फीयर में एक छोटा सा हम होल कर दिए, पिन होल कर दिए, ठीक ना, हम बड़ा होल करके दिखाए हैं क्योंकि साफ साफ पता चले, एक होल यहाँ पे कर दिए। कह रहा अब प्रूफ करो कि अब इसके जस्ट आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई 2ε0 हो जाएगा। जैसे ये होल नहीं था तब इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाई ε0, लेकिन जब यहां होल बना दोगे तब क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2ε0। और एक बात और कहा है इसमें, वो कह क्या रहा है, ये देखो जी, इस होल पे जो रेडियस के लॉन्ग लाइन खींचोगे ना उसका नाम एन कैप रख देना। ये नॉर्मल टू द स्फीयर, मतलब डायरेक्शन, जैसे कैसे आई कैप बोलते हैं ना वैसे एन कैप। और प्रूफ करो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2ε0 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। सपोज करो ये जो पार्ट जिसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, इसको अगर हम एक एलिमेंट बोले, स्मॉल एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट जब मौजूद था तब ये भी पढ़ता था ना कि अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हॉलो स्फीयर के अंदर और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो मान लेते हैं कि अभी फिलहाल समझो ये एलिमेंट मौजूद है और हम इस पॉइंट ए का बात कर रहे हैं। देखो पॉइंट ए जो है ना समझो जस्ट इनसाइड है, क्योंकि हमको थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह दिखाना है ना तो थोड़ा गैप पर ले लिए हैं। समझो जस्ट इनसाइड है, स्फीयर के जस्ट इनसाइड पॉइंट। तो सोचो ये जो एलिमेंट है
ठीक ना। हम लोग अभी मान करके चल रहे हैं स्फीयर कंप्लीट है, उसमें कोई कैविटी नहीं है, और जो पार्ट मुझे निकालना है वो पार्ट अभी निकला नहीं है, मौजूद है। तो बतलाओ ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा? तो बोलेंगे ना कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ अगर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये जो एलिमेंट होगा वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, समझना। और ये जो स्फीयर है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड गारंटी है इधर देगा, क्योंकि नेट तो जीरो ना होना है। सोचो, मान करके चलना है, अभी एक कंप्लीट स्फीयर है, कुछ इससे निकाला नहीं गया है। और अभी हम बात कर रहे हैं ये जो है ना छोटा सा जो पोर्शन है वो कितना फील्ड दे रहा है, और रेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर कितना फील्ड दे रहा है। ठीक, मान लो ये एलिमेंट अपना फील्ड इधर दिया, इसको हम E2 बोले, तो रेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर गारंटी है अपना फील्ड इधर देगा। कोई कहेगा क्यों गारंटी है? तो बोलेंगे यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना है ना, कंप्लीट हॉलो स्फीयर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट ए पर इस पूरा स्फीयर मिल करके जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये जो एलिमेंट है अकेले उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तब ना यहाँ नेट जीरो होता होगा। क्योंकि इतना तो मुझे गारंटी है कि ये जो एलिमेंट है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा है, बहुत छोटा है, तो वो तो यहाँ हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन गारंटी मुझे मालूम है इधर होगा, तो इसका तो इधर होना ही पड़ेगा ना, तभी ना नेट जीरो हो पाएगा। क्योंकि कोई भी पॉइंट पर दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी जीरो हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो बोलेंगे क्या, इफ वी कंसीडर ए कंप्लीट स्फीयर, अभी हम जो है ना एलिमेंट वगैरह का एक्सट्रैक्ट नहीं किए, कंप्लीट स्फीयर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट विल बी जीरो। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट जीरो होगा। और ये एक एलिमेंट हम कंसीडर कर लिया, यहाँ बोलेंगे क्या, E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर, और E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट। ठीक ना। अभी जो है हम इस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं किए हैं, एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये एलिमेंट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, ये इधर दिया। बोलेंगे क्या, एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज जीरो, स्फीयर इज जीरो। जैसा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो है, हेंस E1 विल बी इक्वल टू E2। E1 जो है ना वो E2 के इक्वल होगा। चलो, काम तो हो गया, E1 E2 के इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये तो है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड में बतलाव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इसको हटा दें तो कितना होगा, या प्रूफ करो कि इतना होगा, वैल्यू दे दिया। मान लो इसको हम पॉइंट बी ले लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझना। सोचो तो ये पॉइंट ए था जस्ट इनसाइड और बी समझो जस्ट आउटसाइड। ठीक है, सोचो तो इस पॉइंट बी पर ये जो एलिमेंट है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, और रेस्ट पार्ट ऑफ जो स्फीयर है वो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा। यानी कि E1 भी इधर, E2 भी इधर। सोच लो, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, और ये एलिमेंट भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा। थोड़ा समझना, एक बात हमको मालूम है,
जस्ट इनसाइड ए है, जस्ट आउटसाइड ए है। मतलब कि E1 E2 का वैल्यू, मतलब E1 जो था इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट पार्ट के कारण, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड था इस एलिमेंट के कारण। तो ठीक वही बात यहाँ भी है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एलिमेंट के कारण, और E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसके कारण? द रेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर के कारण, है ना। तो बोलेंगे कि इतना तो मालूम है ना कि इस पॉइंट बी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब कंप्लीट स्फीयर होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कंप्लीट स्फीयर का अभी बतलाए हैं। यानी बोलेंगे कि एट पॉइंट बी मतलब जस्ट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, जस्ट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, इतना मालूम है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? तो मतलब हो गया E1 प्लस E2। E1 और E2 मिल करके कितने के इक्वल जी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो, E1 और E2 मिल करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यही अगर एलिमेंट ये नहीं होता, सोचो तो अगर ये नहीं होता तब तो केवल E1 ना होता, तब तो E2 नहीं होता, है ना। यानी मुझे पता लगाना है कि E1 का वैल्यू क्या है। तो देखो, तो यहाँ एक बात तो मालूम हो चुका है ना कि E1 किसके इक्वल है? E2 के। यानी कि हम E2 को भी E1 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ तो मेरे पास स्पेस नहीं है। देखो अब इस साइड लिख दे रहे हैं, लिखते समय थोड़ा ख्याल रखना, नहीं तो फिर कहीं उल्टा पुल्टा मत लिख लेना। देखो जी, चलो एरो बना दे रहे हैं, यहाँ से लिखना है ना। देखो बोलेंगे क्या? एज E1 इज इक्वल टू E2, हमको मालूम है, इसलिए 2E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो E1 कितना हो गया भाई? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। प्रूफ तो हो गया। मतलब कि अगर हम केवल रेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 होगा ना, और उस E1 का वैल्यू कितने के इक्वल होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और वही ये एलिमेंट मौजूद रहेगा तब दोनों मिल करके कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए ना। यानी ये क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि अगर इस पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर दें तब इसके नज़दीक के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई, यानी रेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये प्रूफ करो। तो हम लोग कैसे प्रूफ किए? तो पहले तो ये प्रूफ किए कि जितना ये एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उतना ही रेस्ट पार्ट देगा। और जब दोनों मिल करके दे रहा है सिग्मा बाई 2 दोनों मिल करके दे रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों बराबर बराबर दे रहा है, तो एक के कारण कितना हुआ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ तक सवाल है डायरेक्शन का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ n कैप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही नहीं, E1 का भी इधर ही डायरेक्शन है कि नहीं, या नेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ही यानी E1 जो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे इसी को, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिख देते तो हम लोग इस पर एरो देते और ऐसे लिखते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n। चलो प्रूव्ड तो हो गया ना, उम्मीद है समझ गया होगा, और बताना भी कि समझा कि नहीं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.33। यह क्वेश्चन भी बहुत सा स्टूडेंट पूछा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माइनस क्यू चार्ज, इसको दो प्लेट के बीच में हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया गया। ध्यान से देखना, ऊपर वाला प्लेट जो है ना पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाला प्लेट निगेटिव। तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, लाइंस ऑफ फोर्स जो है प्लस से ओरिजिनेट होता है, माइनस में टर्मिनेट होता है। तो इतना तो मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। ये निगेटिव चार्ज,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा ऊपर, Q इंटू ई। थोड़ा समझना, जैसे कोई पत्थर को तुम फेंकते हो, ये पेन को ही हम फेंके ऐसे, mg नीचे लगता है तो उसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है ना mg के कारण। वैसे ही अगर हम लोग इस पेन को इधर फेंके और ऊपर की ओर कोई फोर्स लगता, mg ना लग के, या समझो mg अगर सपोज करो बाय द वे ऊपर में लगता, तब इसका पाथ ऐसे हो जाता ना। तो वैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट इधर की, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स किधर लग गया, ऊपर की ओर। अब इसका पाथ देखो कैसा। कह रहा क्वेश्चन में ग्रेविटी को निगलेक्ट कर दे, समझ ले mg वगैरह फोर्स नहीं लग रहा है ना। अब इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए कह रहा है क्या, जब ये चार्ज यहां पहुंचेगा, ठीक ना, यहां से यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है L, प्लेट का लेंथ L है, चार्ज यहां जब पहुंचेगा तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, यानी वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, प्रूफ करो कि इतना होगा। खैर वो प्रूफ कर लेंगे, कितना होगा हम लोग निकाल ही देंगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली कहा जा रहा ना, वाई का वैल्यू निकालो। तो सोचो, तो बढ़िया से थोड़ा सोचो, बॉल को समझो फेंके ऐसे, चल दिया ऐसे, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x में भी है और कुछ y में भी है, लेकिन फोर्स तो y में ही लग रहा है। यानी अगर हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखें तो बतलाओ, तो एक्सेलरेशन जो भी होगा वो तो y डायरेक्शन में होगा। कितना होगा भाई y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बोलो तो y में फोर्स कितना, तो qv। अब फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स बाय मास F इक्वल टू ms है कि नहीं। और x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो कहे काहे नहीं होगा, तो बोलेंगे देखो x में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना, qv जो लग रहा है, एक ही तो फोर्स ही लग रहा है qv, और वो किधर लग रहा है, अपवर्ड में, यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। याद करो प्रोजेक्टाइल भी पढ़ता था तो हम लोग पढ़ते थे ना, mg डाउनवर्ड में लग रहा है, इसलिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। चलो जी, कोई एक्सेलरेशन नहीं x डायरेक्शन में। तो सोचो, तो sx इक्वल टू uxt हाफ axt स्क्वायर, अरे वही लिखा हुआ है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर x डायरेक्शन के लिए यूज करें तो सोचो चार्ज पार्टिकल यहां से यहां गया तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो x में तो डिस्प्लेसमेंट l ना हुआ, तो x में l। इनिशियल वेलोसिटी x में कितना, तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो x में तो है, क्वेश्चन में कह रहा है vx वेलोसिटी से x में प्रोजेक्ट कर दे, तो इनिशियल वेलोसिटी vx। और ax कितना, तो ax तो जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है ना जी, x में एक्सेलरेशन जीरो है। अब बतलाओ ये टर्म तो जीरो, l इक्वल टू vxt, बतला दो भाई टाइम कितना, तो l बाई vx। टाइम तो निकल गया, निकालना क्या है, y। तो sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को ही y डायरेक्शन के लिए यूज किए। बोलो यहां से यहां गया, y डायरेक्शन में कितना गया, तो y गया, इसको y ही बोले। uy इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है, तो स्टार्ट में तो जो वेलोसिटी है x में, y में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो ये जीरो। और हाफ ay क्या लिखें, देखो देखो ay कितना लिखें, qv बाई m, qv बाई m। और टी स्क्वायर, टी कहाँ से लाएंगे, देखो यहाँ पे एल बाई वी एक्स, एल बाई वी एक्स होल स्क्वायर कितना आ गया, y इक्वल टू हाफ क्यू वी बाई एम एल स्क्वायर बाई वी एक्स स्क्वायर। देख लो यही प्रूव करने के लिए कह रहा है ना। तो देखो हम अपने समझ से तो कोशिश की है कि एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन हो
जब भी स्टूडेंट पूछा है तो उसको एक्सप्लेन किए हैं। इसी टाइप का 1.34 भी है। तो अब जो है इसको हम एनसीईआरटी बुक वाला तो यहीं तक बता रहे हैं। अब आगे कुछ एडिशनल बात बता रहे हैं। बोले थे कि जैसे पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन दे करके छोड़ दिए थे, हालांकि तुम में से बहुत से स्टूडेंट जो है वो पूरा क्लास का तो लेक्चर देखता ही नहीं है, अंत तक जाता ही नहीं है। देखो, एक चैलेंज लेना सीखो। सुविधा जो है ना, जितना ही मिलता है वो इंसान को कमज़ोर भी बनाता है। सुविधा हमेशा अच्छी बात नहीं है, ठीक ना। माता पिता हो या गुरु हो, जो ज़रूरत से ज़्यादा तुमको अगर हेल्प करेंगे तो कोई हो सके तुमको शारीरिक रूप से अपाहिज बनाए, कोई मानसिक रूप से अपाहिज बनाए। इसलिए वो उस स्थिति में नहीं जाना है। अपने आप को जो है ना मोटिवेट करके, सेल्फ मोटिवेशन से एकदम मुझे तो करना है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे बनाना है, नहीं समझ में आ रहा है, बार बार कोशिश करेंगे, एक ही बार में तुरंत हार नहीं मान लेंगे, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं। अब इसका जो है हम आगे बता रहे हैं। दूसरा टाइप जो प्रॉब्लम है या होमवर्क वगैरह जो दिए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन दिए थे कि एक डिस्क, उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर क्यू चार्ज को रखती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डिस्क के थ्रू क्या हो। देखो, बतलाए हैं ना कि कोई भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कब होता है, जब उससे लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करे। तो देखो, तो इस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा। एक लाइन इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा कि नहीं? यानी फ्लक्स तो होगा ही ना। कितना होगा भले मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फ्लक्स एग्जिस्ट तो करेगा। अब देखो, सेम क्वेश्चन को, जितना बड़ा ये डिस्क है ना, समझो उतना वही डिस्क ही है, उतना ही बड़ा ये शेप लिए हैं, लेकिन इसको स्फेरिकल शेप दे दिए, है ना। बेस वही है जो इसका। तो सोचो तो, और उतना ही डिस्टेंस पर क्यू चार्ज को हम रख दिए, जिसमें ये जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस पे क्यू चार्ज को। तो सोचो तो, जो लाइंस ऑफ फोर्स इस डिस्क को क्रॉस कर रहा था, यानी अगर इसको हम मिलाएं, अगर ये एंगल थीटा नॉट है, ये भी थीटा नॉट, तो वैसे ही इसको भी मिलाएंगे तो ये थीटा नॉट, तो ये भी थीटा नॉट। तो सोचो, इतना एंगल में जो भी लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, पहले जो डिस्क से क्रॉस कर रहा था वही लाइंस ऑफ फोर्स किससे क्रॉस करेगा? स्फीयर से। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू होगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू होगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना, ये बताइए। ये तो ठीक है भाई, इसी के थ्रू बता दीजिए, दोनों का आंसर तो सेम ही आना है, ठीक। तो कैसे बनाए? देखो, एक तो डायरेक्ट रिजल्ट सिखा दिए थे पिछले क्लास में कि Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट कर ले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात हम लोग याद भी कर लेते हैं, वो बेहतर होता है। लेकिन देखो, जब तुम्हारा माइंड साइंटिफिक है तो उसके दिमाग में चलते रहता है, ये आया कैसे, तो ये आया कैसे, थोड़ा इसको देखो, ठीक ना। थोड़ा टाइम लगेगा, अब बढ़िया से जो है ना कंसंट्रेट होकर के देखना। बोलेंगे क्या, इतना तो तय है लाइंस ऑफ फोर्स इससे क्रॉस करेगा, ठीक ना। ये फुटबॉल का एक छोटा सा पार्ट, इसी के थ्रू फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ठीक। क्या किया जाए भाई, लाइंस ऑफ फोर्स तो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक ना। देखो, एक स्फीयर बना लिए हैं, उसका मान लो ये वाला रेडियस r है, ठीक ना। स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है, ये भी r है, ये भी r है ना, ये पूरा r है। समझो, बहुत बढ़िया फिगर नहीं भी बना हो तो समझना ये भी r है, ये r है। एक स्फीयर बना लिए हैं, r रेडियस का एक स्फीयर है ना। अब जो है मुझे फ्लक्स निकालना है। देखो, अब क्या मेथड है, समझना बात को। हॉलो स्फीयर है ना, चलो एक फुटबॉल इमेजिन करो।
एक एकदम चाकू लो, एकदम बढ़िया शार्पन किया हुआ, फुटबॉल को काटो, क्या मिलेगा? थोड़ा सोचो ना, काटो, फुटबॉल को काटेंगे क्या मिलेगा? रिंग मिलेगा क्या? है ना, काटते जाओगे रिंग मिलते जाएगा, रिंग मिलते जाएगा, रिंग मिलते जाएगा, है ना। फुटबॉल को काटने में दिक्कत है, तरबूज ले लो, काटो ऐसे ऐसे, और किनारे में जो उसका आउटर पार्ट है ना उसको केवल देखो, बीच वाला पार्ट मत देखो, समझो अंदर से खाली है, तो क्या मिलेगा? रिंग मिलेगा। ठीक, तो बोलेंगे कि रिंग तो मिलेगा, तो ऐसा करो ना, ये जो रिंग है ना, रिंग है, ठीक ना, ये जो रिंग है इसको एज ए एलिमेंट कंसीडर कर लिए। पहले हम इस रिंग के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, अब बाद में हम पूरे जो भी स्फेरिकल पार्ट है उसके थ्रू सोचेंगे। ठीक ना, एक रिंग को यहाँ पे इमेजिन कर लिए। अब देखो जी, इसका अंदर वाला जो पार्ट है ये अच्छा, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, पूरा एंगल तो थीटा नॉट है। देखना ध्यान से, मान लो इस रिंग का इनर पार्ट जो है यहाँ से थीटा एंगल पर है, और इस रिंग का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो एंगल बना रहा डी थीटा। कितना एंगल बनाया? डी थीटा। अब जो है इस जो एलिमेंट लिए रिंग टाइप का, उसके थ्रू मुझे फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स तो होता है ई डॉट एरिया, तो इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा? तो पहले ये सोचो इसका रेडियस क्या होगा। मान लो इसका रेडियस ए ले लेते हैं, ये तो मालूम है ना कि आर है, यहाँ से यहाँ आर है, तो सोचो तो अगर साइन थीटा हम लोग लिखते तो ए बाई आर परपेंडिकुलर अपन, यानी ए हो गया आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हो गया रेडियस ऑफ द रिंग। ब्रैकेट में एलिमेंट लिख दे रहे हैं, जो एलिमेंट हम लोग लिए हैं रिंग शेप में लिए हैं उसका रेडियस इतना आया। अब देखो जो बात समझा रहे हैं ध्यान से सुनना, एक स्फेयर इमेजिन करो, फुटबॉल बना लो, ठीक ना, दो पतला सा जो है ना एक रिंग उस पर से काट के निकालो। माइंड में सोचो, दो ठो पतला पतला ब्लेड मेरे फिंगर में लगा हुआ है, इससे करके काट के एक रिंग निकाल लिए। फुटबॉल का जो है ना ऊपर का जो लेदर है, चमड़ी है, उसको काट के निकाल लिए, एक रिंग बन गया ना। बोलो तो इस रिंग का पेरीमीटर कितना होगा? तो 2 पाई ए होगा क्या? पेरीमीटर कितना? 2 पाई ए। और इस रिंग का विड्थ क्या होगा? चौड़ाई क्या होगा जी? तो ये आर, ये भी आर, ये डी थीटा, बोलो ये आर डी थीटा होगा क्या? यानी कि एक काम करो, ये जो रिंग है ना इसको काट के बाहर निकालो। कहोगे ऐसा रिंग थोड़े है, रिंग तो सर्कुलर है ना, आप ऐसा बना लिए। बोले कोई बात नहीं, ऐसे सोचो ना, फुटबॉल पर ऐसे काट के लेदर को निकाले और फिर काट के उसको सीधा कर दिए। तो चलो सीधा कर दिए, बोलो तो इसका लेंथ कितना? तो 2 पाई ए, और ए कितने के इक्वल? आर साइन थीटा। और विड्थ कितना? तो विड्थ जो है चौड़ाई हो गया आर डी थीटा। सर्कुलर मोशन में पढ़ता था ना, ये आर है, ये भी आर है, ये डी थीटा है, तो ये कितना हो जाता है? आर डी थीटा। ये चौड़ाई जो है आर डी थीटा। अब थोड़ा सा बतला दो भाई, एरिया ऑफ द एलिमेंट कितना? तो एलिमेंट का एरिया कितना? तो बोलेंगे एलिमेंट का एरिया 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। जल्दी से बोल दो, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। देख लो बढ़िया से, यही आ गया एलिमेंट का एरिया। तो कहे कि एलिमेंट का एरिया निकाले काहे के लिए? बोलेंगे क्योंकि हमको एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालना है। देखना, तो ये जो क्यू चार्ज है, इसके कारण ये इस एलिमेंट के पास कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, रिंग के पास हर जगह से आर डिस्टेंस पे ना है, तो सोचो तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे
ठीक ना। इस आर डी थीटा को यहाँ से मिटा दे रहे हैं, समझ तो चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखोगे तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉइंट चार्ज है, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा। और इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर देखें तो सोचो तो फुटबॉल है, फुटबॉल के सरफेस पे परपेंडिकुलर डाले, एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। चलो जी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, क्योंकि देखो इतना जानते हो ना, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और रेडियस भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी जिधर रेडियस है उधर ही जो है एरिया वेक्टर भी, और संयोग है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है। तो सोचो तो अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट क्या होगा, इस ये जो एलिमेंटल रिंग लिए इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, जिधर ई उधर ही डी ए, तो ई डी ए कॉस जीरो। बस यहां तक तो हम लोग समझे, लेकिन अब जो है थोड़ा तो मिटाना पड़ेगा ना। ऐसे देखो भाई, इसको मिटा रहे हैं लेकिन अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखो वो जो एलिमेंट का फ्लक्स है ई डी ए, तो ई का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू चार्ज के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी ए कितना 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। देखो जी, ये आ गया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स। थोड़ा बढ़िया से देखना, देखो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, लेकिन हमको तो चाहिए ये पूरे स्फेरिकल सरफेस के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस क्या होगा, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। चलो भाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट भी देंगे ना, कहाँ से कहाँ तक। सोचो देखो, ये थीटा, तो अगर हम छोटा से छोटा रिंग लेते तो थीटा जो है, सोचो अगर यहाँ पे रिंग लेते तो थीटा थोड़ा कम होता है ना। सोचते जाओ, ये पॉइंट यहाँ है तो थीटा इतना यहाँ होता, थीटा और कम यहाँ होता, और कम यहाँ होता, तो थीटा जीरो। यानी कि एलिमेंट अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से तो ये एंगल जीरो होगा, थीटा का मिनिमम वैल्यू जीरो, और अगर काटते हुए आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ जब पहुँचेंगे तो थीटा का वैल्यू, इस पूरे एंगल को तो हम लोग थीटा नॉट न बोले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिंग है वो जो एंगल बना रहा है, देखो यहाँ से भी जैसे रिंग जो एंगल बना रहा होगा तो थीटा न है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। सोचो यही रिंग जो है बड़ा होते होते थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ तक बढ़ के जाएगा, थीटा नॉट। यानी कि ये रिंग अगर हम छोटा से छोटा लेंगे तो यहाँ पे लेंगे जो जीरो एंगल बनाएगा, और बड़ा से बड़ा जब रिंग लेंगे तो कितना एंगल बनाएगा, थीटा नॉट, यानी जीरो से थीटा नॉट। देखो तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थीटा होता है, जीरो से थीटा नॉट। बस इतना तो जानता ही है। देखो जब माइनस लगा रहे ना तो माइंड में समझो माइनस नहीं है, लेकिन लोअर लिमिट से अपर को माइनस कर दो, बात एक ही हो जाता है। जब भी माइनस रहे ना तो माइंड में समझो माइनस गायब, और लोअर लिमिट पहले पुट कर दो, कॉस जीरो कॉस थीटा नॉट, तो तुम्हारा माइनस का यूज हो गया। मतलब रूल के अनुसार यह है ना कि पहले अपर माइनस लोअर, तो आगे माइनस लगा हुआ है तो लोअर माइनस अपर कर दो, रिजल्ट वही आ जाए। देख लो तो फ्लक्स कितना आ गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। देख लो जवाब वही आ गया क्या,
प्रूव्ड हो गया ना, या जो भी कहो आंसर हो गया। तो थोड़ा तो लेंदी है, लेकिन एक बात जानना, प्रूफ बताए हैं, तुमको रिजल्ट याद रहना चाहिए। और एक क्वेश्चन और इसमें एडिशनल दिए थे सिलेंडर वाला, उसको भी बता रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हाँ जी, तो देखेंगे एक क्वेश्चन दिए थे कि एक हॉलो सिलेंडर, इसका रेडियस है यार और लेंथ इसका 2r है, और ठीक मिडिल में एक क्यू चार्ज को रख दिया गया। कहा जा रहा ये बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा थ्रू द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर। देखो पूरे सिलेंडर के थ्रू अगर पूछा जाए ना तब तो बहुत आसान है, क्या बोलेंगे, सीधे बोल देंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कर्व्ड पार्ट के थ्रू फ्लक्स बतलाओ, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो देखो जी, सिलेंडर में एक तो पार्ट है कर्व्ड और दो पार्ट है सर्कुलर। इतना तो तय है कि जितना लाइंस ऑफ फोर्स इस सर्कुलर पार्ट से क्रॉस करेगा उतना ही इससे क्रॉस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर सर्कुलर पार्ट के थ्रू देखें तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीखे थे कि जैसे इसको यहाँ से मिला लो, ये मिला लो, अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, संजोग ये भी आर ही डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये भी थीटा, ये भी थीटा, है ना। तो इस सर्कुलर पार्ट के थ्रू जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर पार्ट, देखना ध्यान से, अगर उसको हम φ1 बोलें तो फॉर्मूला जानते हो ना, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अभी पढ़ा, अभी देखा था ना पिछले क्वेश्चन में कि अगर डिस्क के एक्सिस पर एक चार्ज को रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला आया था। तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या लिखें जी, तो सोचो ना, ये आर है, ये आर है, तो 45 हो गया क्या। तो अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि अच्छा आप तो बहुत सुविधा के अनुसार क्या किए थे, भी आर ले लिए, भी आर ले लिए। ऐसा कुछ नहीं, अगर को मान लो यार नहीं होता, येल होता है, तो कॉस थीटा बोलते ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, यहाँ आर और आर है तो डायरेक्ट ही 45 हो गया, कॉस 45, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई √2। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया इस सर्कुलर पार्ट के थ्रू और इसके थ्रू भी आया। कहोगे दोनों के थ्रू कैसे आया भाई, तो बोलेंगे इस तरह से कि दोनों तो इक्वल डिस्टेंस पे ही ना है, दोनों का सिमेट्रिकल पोजीशन है, एक जैसा पोजीशन। अब बतलाओ, निकालना तो मुझे कर्व पार्ट के थ्रू है ना, तो मान लेते हैं लेट φ2 बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, ठीक ना। सिलेंडर के कर्व पार्ट के थ्रू फ्लक्स कितना है, φ2। तब ये बतलाओ इसके थ्रू φ1, इसके थ्रू φ1 और कर्व पार्ट के थ्रू φ2, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, पूरे सिलेंडर के थ्रू अगर फ्लक्स हम देखें तो बतलाओ तो पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स तो हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जानते हो गॉस लॉ से कोई भी क्लोज सरफेस होगा उसके थ्रू फ्लक्स इतना होगा, लेकिन हमको निकालना φ2 का वैल्यू है। तो देखो अब नया कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, बोलेंगे टोटल फ्लक्स का मतलब क्या, इस सर्कुलर पार्ट का फ्लक्स, इस सर्कुलर पार्ट का फ्लक्स, यानी φ1 प्लस φ1 और प्लस φ2 कर्व पार्ट का फ्लक्स, टोटल मिलके कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो सोचो phi1 प्लस phi1 प्लस phi2 क्यूब, यानी कि 2phi1 प्लस phi2 क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। निकालना किसका वैल्यू है? phi2 का। तो जो phi1 का वैल्यू आया यहाँ पुट करेंगे, है ना, स्पेस नहीं है इसलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको कंप्लीट कर दे रहा। हाँ जी, तो अब phi1 का वैल्यू रख देते हैं। तो 2phi1 कितना आया है? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, अब प्लस phi2 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और मुझे वैल्यू निकालना किसका है? phi2 का। फिर देखो ना, 2 कैंसिल हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस phi2 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, phi2 का वैल्यू निकालोगे, क्यू बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्या यही आंसर हो गया? और है ना, देख लो ये कैंसिल हो गया, इसको उस साइड लेकर के चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो इसको लिख लो। हाँ जी, देखो एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में सब क्वेश्चन है। अब जैसे कह दिया ना कि क्यूब है, उसके एक सरफेस पर क्यू चार्ज रख दिए, बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू क्या हो? देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है ना, जाहिर है फ्लक्स कुछ ना कुछ तो होगा, क्यूब को क्रॉस करेगा कि नहीं, तो फ्लक्स तो होना ही है। अगर ऐसा सोचो, ऐसा ही एक क्यूब इसके ठीक बगल में रख दो, ठीक ना, ऐसा ही एक क्यूब इसके बगल में तुम रख दो, ठीक है, ऐसा ही एक क्यूब बना दे रहे हैं। देखो तो अब जो है बोलेंगे ना कि जितना लाइंस ऑफ फोर्स इससे निकलेगा उतना ही इससे निकलेगा, और ये चारों तरफ से बंद हो गया ना, मतलब ऐसे समझो कि ऐसे एक बॉक्स है और एक बॉक्स ये हो गया, यहाँ अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है, बॉक्स समझना, ठीक ना, तो टोटल फ्लक्स जो है कंप्लीट बॉक्स के थ्रू कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस हाफ के थ्रू कितना? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले भी तुमको याद होगा ना, ऐसे बना दिए, यहाँ क्यू चार्ज रख दिए। कोई पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा, तो क्या बोलते थे? ऊपर से ऐसे रख दो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ के थ्रू कितना? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो चलो इसमें जो है इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो जी, क्वेश्चन तो खत्म होगा नहीं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इनफाइनाइट है, जैसा कि जानते ही हो। कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप बतलाएं। अब लास्ट में जो है बात बतलाए थे कि अब ये चैप्टर को एंड करेंगे, तो इस पूरे बात को याद कैसे रखें और स्टडी कैसे करें। देखो एक तो जो लेक्चर होता है ना, वो सपोर्टिंग पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है कि जो हम बात को समझे, उस बात को कैसे एक सीक्वेंस में और इस तरह से याद रखें कि मुझे एग्ज़ाम के समय तक याद रहे। तो देखो हम लोगों को स्टेपिंग कैसे करना है। पहला स्टेपिंग क्या है कि हमको बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्योंकि वही बेसिक एग्ज़ाम हुआ। फिर दूसरा स्टेप में जाना है कि जेई मेंस है या नीट का एग्ज़ाम, मेडिकल का एग्ज़ाम, और लास्ट लेवल है जब हमारा एडवांस का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोशिश करना है कि अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आया है, जो कंसर्न बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आप सीबीएसई बोर्ड के बारे में बार बार बोलते हैं, बिहार बोर्ड के बारे में नहीं। बात यह है ना कि दोनों का सिलेबस एनसीईआरटी ही है, इसलिए अलग कुछ बोलना नहीं है, एक ही बात दोनों को बोलना है। तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो हुआ पहले बना ले। अगर वो बना लिए तो बहुत हद तक समझो कि तुम्हारा जो है बेसिक जो है वो ठीक हो गया, और 12th के लिए लगभग 10 to 100% हो। ये CV पूरा बना लिए तो समझ लो कि जेई मेंस और नीट का जो लेवल है वो लगभग 100% कवर अप हो जाता है। और एडिशनल बनाना है तो एक काम करो, अरिहंत पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम वाइज बुक है ना, जो 4-5 वॉल्यूम में जो बुक आता है, तो उसमें क्या रहता है ना, कुछ लिखा रहेगा मेंस,
लिखा रहेगा एडवांस। अब उसके अकॉर्डिंग जो है पहले अपना कर लेना बेसिक क्वेश्चन, फिर लेवल 1 यानी कि जो ऑब्जेक्टिव 1 टाइप वाला है, फिर जो है उसमें मल्टीपल टाइप भी है, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ, और लगभग हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जब इतना कुछ हम पढ़े हैं तो एक बात तो तय है कि जब बनाया हुआ जब मुझे मिलेगा तो उसका तो जवाब हम दे ही देंगे, है ना। तो बस एक बात याद रखो, अब हमको अपने से एक ऐसा मेमोरी मैप तैयार करना है, एक ब्रीफ में, शॉर्ट में, ठीक ना, एक ऐसा खुद से नोट्स तैयार करना है जिससे हम जब एक बार पढ़ें ना तो मुझे सब बात याद आ जाए, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक इसका बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन बैंक होगा, और देखेंगे कि अभी तक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर से आया था उसमें हम किस किस क्वेश्चन को जवाब बहुत अच्छा से दे पा रहे हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो उसका आंसर क्या है ना, क्या उसमें क्या मिसिंग है, थोड़ा समझते हैं। सेकेंड बात, अब क्या करेंगे, जो भी मेंस एग्ज़ाम हुआ है या AIEEE का एग्ज़ाम हुआ है वही लेवल सेम रहा है, तो उसका हम क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक ना। तुम अगर नीट के प्रिपरेशन करते हो तो देखो नीट और JEE मेंस के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, बल्कि थोड़ा आसानी ही है नीट में, लेकिन JEE मेंस अगर कवर कर लेते हो तो नीट के लिए भी वो कंप्लीट हो जाता है। तो क्या करेंगे, SCV अगर बना रहे हो, NCERT तो बना ही रहे हो, तो करना क्या है कि अगर मुझे नीट में बेहतर रैंक को गेन करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो हमको जो है SC वर्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सब बनाना है। देखो मेंस वाले को भी बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी बना लेना, लेवल 1 लेवल 2 ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया एनालाइजिंग क्वेश्चन है। और ये जो कुछ भी किया जा रहा है देखो वो सेल्फ स्टडी के लिए कहा जा रहा है कि तुम खुद से कैसे पढ़ो। हम तो जो बतलाना है बहुत कुछ बतलाए हैं, और अभी भी बतलाएंगे तो 20 लेक्चर और भी हो जाएगा। अब कितना जो है उसको हम लोग खींचते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। अब जितने IIT में आज तक क्वेश्चन आया है, अब पूरे हम 35 साल के क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाएंगे। अगर मान लो कि से हम नीट के सारे क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाएंगे तो बस एक चैप्टर ही हम लोग 1 साल 2 साल तक पढ़ते रहेंगे, कभी तो उसको फिनिश करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, ये जो है एक तरह से हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं। आगे जो हम क्विज वगैरह में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका भी वीडियो जो है हम बीच बीच में डाल देंगे कि अपना उसी बहाने प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि चाहे वो तुम्हारे गार्जियन हो या शिक्षक हो, उनका मदद उतना ही लेना है जितना मुझे ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प लेने से भी व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। यानी अब अपने से इस चैप्टर का फुल स्टडी करेंगे। जो भी अगर दिक्कत होगा आप जो है अपना कमेंट वगैरह में लिखेंगे, बताएंगे भी। देखो एक बात ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि पढ़े तो समझ में तुमको आया कि नहीं आया। अब हमको जो है पता ही नहीं चलेगा कि हम जो बता रहे हो बात समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हमको भी पढ़ाने में दिक्कत होने लगेगा ना। तो ये बात ज़रूर बताना अपने कमेंट बॉक्स में कि तुमको पढ़ाई जो बताया गया समझ में आया कि नहीं। अब हम आगे से न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलो धन्यवाद।